गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास में पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो में मैं ट्रेवलिंग रोडवे और डेवलपमेंट वर्क रेगुलेशन नंबर 111 और रेगुलेशन नंबर 93 की चर्चा करते हुए वीडियो को अपलोड किया था दोस्तों, जो कि ओवरमैन के एग्जाम में पूछी गई थी, साथ ही और फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के एग्जाम में भी विगत वर्ष में पूछी गई है दोस्तों। आज उसी बेस्ड पर क्वेश्चन को पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। आपके सामने 28 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रही है। 27 नंबर तक का क्वेश्चन जो था ओवरमैन का वो मैं अपलोड कर दिया था। ऊपर में लिखा हुआ है OMU 2021, तो OMU यानी ओवरमैन अनरिस्ट्रिक्टेड 2021 का ये क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 को मैं अपलोड कर दिया था इसी वीडियो में। पिछले की वीडियो में मैं जो है बताया था कि पिलर की साइज और शेप डेवलपमेंट वर्क में मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर रेफरेंस मैं भी दे दिया हूँ डेवलपमेंट वर्क का। क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ते हैं दोस्तों। इफ द इंक्लिनेशन ऑफ ट्रेवलिंग रोडवे एक्सीड्स 60 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल द फॉलोइंग हैज टू बी प्रोवाइडेड, यानी कि ट्रेवलिंग रोडवे का यदि इंक्लिनेशन 60 डिग्री से अधिक होती है हॉरिजॉन्टल से, तो उस केस में क्या प्रोवाइड किया जाएगा। ए नंबर हैंडरेल प्रोवाइड किया जाएगा, बी नंबर स्टेप और लेडर प्रोवाइड किया जाएगा, सी नंबर में प्लेटफॉर्म में 10 मीटर इंटरवल पर प्रोवाइड किया जाएगा, डी नंबर ए एंड बी, ई नंबर ए बी सी। दोस्तों अभी पिछले वीडियो में भी मैंने ये ट्रेवलिंग रोडवे की जिक्र कर दी थी, जिसमें 60 डिग्री से अधिक होने पर प्लेटफॉर्म के साथ ही स्टेप और हैंडरेल भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आंसर नंबर ई इज द राइट आंसर दोस्तों। यहाँ आंसर सी लिखा हुआ है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। आंसर जो है ए बी सी जो है होगी। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 जो है यहाँ पर कहता है वर्कमैन इंस्पेक्टर इज रिक्वायर्ड व्हेन द नंबर ऑफ पर्सन्स ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड एक्सीड्स। वर्कमैन इंस्पेक्टर की बात कर दिया दोस्तों। जैसे ही वर्कमैन इंस्पेक्टर की बात करता है दोस्तों, तो आपको रूल नंबर 29Q जो माइंस रूल 1985 है, उसमें आपको 29Q में दिया हुआ है दोस्तों। क्या? वर्कमैन इंस्पेक्टर के बारे में जो 29Q रूल नंबर में दिया हुआ है दोस्तों, उसमें सबसे पहला पॉइंट बोलता है कि जब पिछले कैलेंडर ईयर में ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड व्यक्तियों की संख्या किसी भी दिन 500 से अधिक होती है, तो वहां पर वर्कमैन इंस्पेक्टर ऑनर एजेंट मैनेजर द्वारा डेजिग्नेटेड किए जाएंगे। और यहां पर जो डेजिग्नेटेड किए जाते हैं, उसके बाद दूसरी पॉइंट में कहता है कि किसकी सलाह से, किसकी कंसल्टेशन से की जाती है। तो दूसरी पॉइंट में कहता है दोस्तों कि वहां पर जो लार्जेस्ट ट्रेड यूनियन है या जो लार्जेस्ट ट्रेड यूनियन नहीं होने पर जो वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके सलाह से जो है वो डेजिग्नेटेड करेंगे ऑनर एजेंट मैनेजर वर्कमैन इंस्पेक्टर को। ये दूसरी पॉइंट हो गई दोस्तों। तीसरा पॉइंट कहता है कि जो वर्कमैन इंस्पेक्टर होंगे एक माइनिंग डिसिप्लिन से होंगे, एक इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन से होंगे और एक मैकेनिकल डिसिप्लिन से होंगे। तो 500 से अधिक होने पर यहाँ पर आपको 3 वर्कमैन इंस्पेक्टर रहेंगे दोस्तों। फिर उसी के बाद चौथे वाला पॉइंट में कहता है कि संख्या कितनी हो जाएगी। यदि 1500 से अधिक होती है, जैसे ही ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड व्यक्तियों की संख्या 1500 से अधिक होती है, तो वहां पर जो है प्रत्येक 1000 या उसके भाग पर एक वर्कमैन इंस्पेक्टर माइनिंग डिसिप्लिन से बढ़ता हुआ जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर आपको बताता हूं कि अगर प्रश्न कैसे देता है। प्रश्न दे देता है सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास में कि यदि मैन पावर 3200 है, तो उस केस में जो वर्कमैन इंस्पेक्टर होंगे खदान में, उनकी संख्या कितनी होगी दोस्तों। तो यहाँ पर जो आपकी वर्कमैन इंस्पेक्टर की संख्या निकालने के लिए ये बात आपको याद रखना होगा कि जैसे ही खदान की जो ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड व्यक्तियों की, साधारणतः नियोजित व्यक्तियों की संख्या 1500 से अधिक होती है, तो प्रत्येक 1000 या उसके भाग पर एक वर्कमैन इंस्पेक्टर माइनिंग डिसिप्लिन से बढ़ता जाता है। तो आपने प्रश्न रखा कि 3200 अगर है, 3200 से अधिक है, तो उस केस में ये क्या है? मैन पावर है। तो WI क्या होगा? WI नहीं तो वर्क इंस्पेक्टर की संख्या कितनी होगी? तो अभी आपने कहा 3 तो रहती ही है, 3 रहना ही है। 500 से अधिक होने पर 3 रहेगा। तो यहाँ पर 500 से अधिक होने पर 3 रहेगा ही रहेगा। लेकिन 1500 से जैसे ही अधिक होता है, यानी कि 1500
से जैसे ही अधिक होता है तो प्रत्येक 1,000 यानी कि ये हो गई 2500, तो 2500 तक जो है आपके कितने रहेंगे, एक इसमें बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा दोस्तों। फिर वही 2500 से आप फिर से अगर बढ़ा दीजिए तो 2500 से 1000 जोड़िएगा तो 3499, यानी कि 3500 कर दीजिए इसको राउंड फिगर में, तो 3500 तक जो है 5 होंगे, क्योंकि एक फिर से 1000 बढ़ गई है तो यहाँ पर 5 होंगे। तो देखिए 2500 से 3500 के बीच में वर्कमैन इंस्पेक्टर की संख्या 5 है, तो यहाँ पर प्रश्न आ गई 3200, तो 3200 में ये इसके कैटेगरी के अंदर आते तो वर्कमैन इंस्पेक्टर की संख्या यहाँ पर 5 होगी दोस्तों। तो इस तरीके से प्रश्न पूछता है कि वर्कमैन इंस्पेक्टर की संख्या कितनी होगी, जो आप इसके तरीके से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 में कि वर्कमैन इंस्पेक्टर इज रिक्वायर्ड व्हेन द नंबर ऑफ पर्सन्स ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड जो व्यक्ति हैं उसके आधार पर वर्कमैन इंस्पेक्टर की संख्या क्या होगी दोस्तों। तो यहां पर जो अपना एक्सीड ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड व्यक्तियों की संख्या, ए नंबर 100 मीटर, बी नंबर 200 मीटर, सी नंबर 500 मीटर, डी नंबर 1000 मीटर, ई नंबर 1500 मीटर। यहाँ पर जो सी नंबर एब्सेंट देख रहे हैं दोस्तों कि 500 मीटर से एक्सीड होने पर वर्कमैन इंस्पेक्टर की संख्या 3 रखी जाती है, जो कि आंसर नंबर सी को टिक लगाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर 29Q माइनस रूल 1985 की जिक्र करते हुए रेफरेंस देते हुए मैं आगे बढ़ाऊं दोस्तों। जो मैं आपके सामने समझाया हूं वही यहाँ पर 1 2 3 4 के रूप में मैं कट पेस्ट कर दिया हूं दोस्तों कि आपको पढ़ने में आसानी हो। वर्कमैन इंस्पेक्टर आर टू बी डेजिग्नेटेड इन ऑल माइंस वेयर 500 और मोर पर्सन्स आर ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड। जहां पर 500 या उससे अधिक व्यक्ति साधारणतः नियोजित होते हैं वहां पर वर्कमैन इंस्पेक्टर डिजिग्नेटेड किया जाएगा। दूसरे नंबर में कहता है वर्कमैन इंस्पेक्टर आर डिजिग्नेटेड बाय द ऑनर एजेंट और मैनेजर इन कंसल्टेशन विद द लार्जेस्ट ट्रेड यूनियन। हाउएवर इफ सच रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन आर नॉट देयर देन इन कंसल्टेशन विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कर्स। अगर यहाँ पर पहली चीज तो कहता है कि लार्जेस्ट ट्रेड यूनियन के सलाह से ही जो है ऑनर एजेंट मैनेजर वर्कमैन इंस्पेक्टर्स को डेजिग्नेट करेंगे। यदि लार्जेस्ट ट्रेड यूनियन नहीं है, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन नहीं है, तो उस केस में वर्कर का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, नेता होता है, उसके सलाह से जो है डेजिग्नेटेड किए जाएंगे दोस्तों। तीसरे नंबर में कहता है कि वर्कमैन बी सिलेक्टेड, वर्कमैन सेलेक्ट किए जाएंगे एक माइनिंग डिसिप्लिन से, एक जो है इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन से, एक मैकेनिकल डिसिप्लिन से। चौथा नंबर में वही कहता है दोस्तों कि इफ ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड इज मोर देन 1500 से अधिक व्यक्ति यदि ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड हैं तो 1 एडिशनल वर्कमैन इंस्पेक्टर बी डेजिग्नेटेड फ्रॉम द माइनिंग डिसिप्लिन, 1 फॉर एवरी एडिशनल 1000 पर्सन्स और पार्ट। तो 1500 से अधिक व्यक्ति ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड होने पर वर्कमैन इंस्पेक्टर की संख्या जो माइनिंग डिसिप्लिन से होगी प्रत्येक 1000 या उसके भाग पर बढ़ाई जाएगी, एडिशनल के रूप में रखी जाएगी दोस्तों। इस तरह से उसके बाद जो कहता है उसकी क्वालिफिकेशन की, उसकी एक्सपीरियंस की, तो क्वालिफिकेशन जो है माइनिंग डिसिप्लिन के लिए ओवरमैन सर्टिफिकेट से कम रैंक करनी होनी चाहिए, मैकेनिकल सुपरवाइजर सर्टिफिकेट से कम रैंक करनी होनी चाहिए, उसी तरह से इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर सर्टिफिकेट से कम रैंक का नहीं होना चाहिए। और फिर नेक्स्ट में कहता है कि एक्सपीरियंस उसको 5 साल का होना चाहिए, 5 साल में से 2 साल उसी खदान का होना चाहिए जिसमें से उसको वर्कमैन इंस्पेक्टर बनाई जाती है दोस्तों। इसके बाद कहता है कि उसको जो सेफ्टी लेक्चरर्स हैं उसको 30 सेफ्टी लेक्चरर्स और डेमोन्स्ट्रेशन का एक क्लास किया हुआ होना चाहिए, जिसमें से वो 2 घंटे से कम का नहीं होगा। यहाँ पर वो 3 जो टेनर है उनकी कार्यकाल है वो 3 साल तक रहती है दोस्तों, लेकिन फिर से वो जो है डेजिग्नेटेड किए जा सकते हैं। और सप्ताह में वो 2 दिन जो है अपने नॉर्मल 2 दिन जो है वर्कमैन इंस्पेक्टर के रूप में काम करते हैं, बाकी दिन जो है वो नॉर्मल वर्क करते हैं दोस्तों। तो इस तरह से जो मेन इंपॉर्टेंट की वर्ड थे, की नंबर थे वर्कमैन इंस्पेक्टर के, उसको मैं बता दिया हूं दोस्तों। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसमें क्वेश्चन नंबर 31 कहता है डिस्पर्सिबिलिटी ऑफ स्टोन डस्ट यूज्ड फॉर स्टोन डस्ट बैरियर डिपेंड्स ऑन।
यानी कि जो स्टोन डस्ट बैरियर पर जो स्टोन डस्ट होती है उसकी डिस्पर्सिबिलिटी कहने का मतलब दोस्तों छितराने के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि क्या होता है डिस्पर्सिबिलिटी। आपने डस्ट को यहां से उठाया इस तरीके से और हाथ में रखा, कहां से उठाया है, किसके ऊपर से उठाया है, स्टोन डस्ट बैरियर जो लगी रहती है उसके ऊपर का डस्ट को उठाया है, हाथ में ऐसे वैसे रख के फूका है। तो इस केस में अगर वो छितरा जाती है, उड़ जाती है हवा में, तो वो उसकी डिस्पर्सिबिलिटी कहलाती है दोस्तों। तो ये डिस्पर्सिबिलिटी जो है स्टोन डस्ट की, जो कि स्टोन डस्ट बैरियर के ऊपर रहती है, वो किस चीज पर डिपेंड करती है, किन बातों पर डिपेंड करती है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है आपको दिया हुआ है क्या क्या, ये नंबर, काइंड ऑफ डस्ट यानी कि डस्ट के प्रकार पर, फाइननेस ऑफ डस्ट डस्ट के साइज पर, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर उसमें मॉइस्चर की उपस्थिति पर, ऑल दी एबव उपरोक्त में से सभी, नन ऑफ दी एबव उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों जो प्रॉपर्टी होती है, गुण होता है डस्ट की, वो क्या होनी चाहिए, मैं यहाँ पर कट पेस्ट करके आपको दिखाया हूं दोस्तों। इसमें जो है ये माइनिंग सप्लीमेंट वॉल्यूम 2 पेज नंबर 132 पर दिया हुआ है क्वालिटी ऑफ स्टोन डस्ट दोस्तों। इसको पढ़ लेते हैं फिर आंसर देते हैं। देखिए यहाँ पर पहला जो दिया हुआ है मैक्सिमम हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, वो जो डस्ट होगी दोस्तों वो अधिक से अधिक हीट को एब्जॉर्बिंग करने की गुण होनी चाहिए। डिस्पर्सिबिलिटी होनी चाहिए, आसानी से छितरा जाने की गुण होनी चाहिए। एज लाइट इन कलर एज पॉसिबल, उसकी कलर जो है लाइट होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए, हल्के कलर का होना चाहिए। नो केकिंग प्रॉपर्टी, उसमें केक बनाने की प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, पानी से अगर मॉइस्चर से कांटेक्ट में आती है तो वो केक ना बन जाए, ऐसा होना चाहिए। उसकी जो साइज होगी, डस्ट की साइज होगी दोस्तों 140 मेस से कम ही साइज की रहेगी दोस्तों। उसमें सिलिका कंटेंट 5% से कम होगा, वो आसानी से अवेलेबल रहेगी। जनरली जिप्सम डस्ट को जो है प्रिफर किया जाता है दोस्तों। ये रही क्वेश्चन 31 जिसमें केवल 3 प्रॉपर्टी दिया हुआ है। काइंड ऑफ डस्ट का प्रकार, तो ये होनी चाहिए दोस्तों। इसके आधार पर डिस्पर्सिबिलिटी तैयार की जाती है। डस्ट की साइज, फाइननेस ऑफ डस्ट, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, इसके आधार पर जो है वो डस्ट डिस्पर्सिबल होती है। डिस्पर्सिबिलिटी ऑफ स्टोन डस्ट यूज्ड फॉर स्टोन डस्ट बैरियर, तो ये जो है ऑल दी एबव डी नंबर आंसर होगी दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्या कहता है दोस्तों, चलते हैं पढ़ते हैं, ठीक है। The following data are provided for surface coal mine. Surface coal mine यानी ओपन कास्ट कोल माइन के लिए डाटा प्रोवाइड किया हुआ है। प्रोडक्शन टारगेट 10,000 टन पर शिफ्ट दिया है, एक शिफ्ट में 10,000 टन है। अवेलेबल आवर्स पर शिफ्ट में, एक शिफ्ट में 6 घंटा अवेलेबल आवर्स है। नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन ईयर, जो साल में वर्किंग डेज है वो 300 डेज है। नंबर ऑफ शिफ्ट पर डे, जो एक दिन में शिफ्ट चल रही है, 3 शिफ्ट चल रही है दोस्तों। एनुअल प्रोडक्शन टारगेट इन मिलियन टन में पूछ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं मिलियन टन में टारगेट जो प्रोडक्शन है उसको निकालने के लिए फॉर्मूला दे चुका हूं दोस्तों। एनुअल प्रोडक्शन टारगेट बराबर एक जो शिफ्ट का प्रोडक्शन है 10,000 टन इंटू एक दिन में जो है 3 शिफ्ट चल रही है, 3 से गुना कर दिए, और एक साल में 300 दिन वर्किंग डेज है तो 300 से गुना कर दिए। इसको गुना करने पर आ रही है दोस्तों 9 पर 6 जीरो। 9 पर 6 जीरो का मतलब 90 लाख जीरो। 90 लाख को ही कहते हैं, 90 लाख टन को ही कहते हैं 9 मिलियन टन दोस्तों। तो इसमें से ऑप्शन देखिए डी नंबर 9 मिलियन टन दिया हुआ है। आंसर डी को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये जो प्रोडक्शन निकालने की तरीका है ओपन कास्ट या अंडरग्राउंड की, उसको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा दोस्तों। केवल बस बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, उसको समझना है पहले प्रश्न को, तब आप उसको सॉल्यूशन आराम से दे सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। द रीजंस फॉर स्पॉन्टेनियस हीटिंग इन पैनल वर्कड बाय द ब्लास्टिंग गैलरी मेथड। ब्लास्टिंग गैलरी मेथड एक अंडरग्राउंड कोल माइनिंग मेथड है दोस्तों। इसमें इसके पैनल में जो स्पॉन्टेनियस हीटिंग की अधिक हो रही है, इसका कारण क्या होता है। लॉट ऑफ कोल लेफ्ट इन गोफ में बहुत अधिक कोयला छूटती है। हाँ दोस्तों, थिक सीम माइनिंग का एक मेथड है जिसके कारण इसमें कोयला बहुत ज्यादा छूटता है। लो एयर वेलोसिटी ड्यू टू हाई गैलरी, क्योंकि थिक सीम माइनिंग होती है, इसमें डीजल इंस्पेक्टर की अनुमति से वर्किंग हाइट बढ़ाई जाती है दोस्तों। तो हाई गैलरी के चलते इसमें जो वेलोसिटी की एयर होती है, एयर की जो वेलोसिटी होती है वो कम होती है दोस्तों। डैमेज ऑफ आइसोलेशन स्टॉपिंग कनेक्टिंग एडजॉइनिंग गोफ, एडजेसेंट गोफ के नजदीक में जो स्टॉपिंग होती है आइसोलेशन की, वो डैमेज हो जाती है दोस्तों। हाँ दोस्तों, होती है ऐसा
ब्लास्टिंग ज़्यादा अमाउंट में करने के चलते। नॉट कंप्लीटिंग द पैनल विद इन इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर जो पैनल है वो कंप्लीट नहीं हो पाती है दोस्तों। तो इसमें से ऑल जो है सभी कारण है स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने का, इसलिए जो है आंसर ई को टिक लगाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ब्लास्टिंग गैलरी मेथड क्या होती है, इसमें सपोर्ट्स क्या लगते हैं, इसमें इक्विपमेंट्स कौन सी प्रयोग की जाती है, इस पर प्रश्न पूछ सकता है दोस्तों। इसके लिए मैं जो विनिंग एंड वर्किंग की जो सिलेबस है उसके तहत मैं जब अपलोड करूंगा तो ये मेथड को समझाते हुए आगे बढ़ूंगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34, What types of columns are used in गैस क्रोमेटोग्राफ, गैस क्रोमेटोग्राफ में जो किस टाइप का कॉलम है उसका यूज किया जाता है दोस्तों। फॉर एनालाइजिंग द कंप्लीट रेंज ऑफ पॉसिबल माइन गैसेज, माइन जितनी माइन की पॉसिबल गैसेस हैं उनकी रेंज को एनालाइज करने के लिए ये जो गैस क्रोमेटोग्राफ होती है उसमें किस टाइप का कॉलम का यूज किया जाता है। ए नंबर पॉलीकार्बन, बी नंबर हाइड्रोकार्बन, सी नंबर कार्बन, डी नंबर पोरस पॉलीमर बीड्स, ई नंबर नन। तो यहाँ पर दोस्तों मिथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन जो होती है हाइड्रोकार्बन होती है दोस्तों, उसी को हम लोग इसमें यूज करते हैं। वैसे उससे के अलावा जो हीलियम गैस होती है, लाइटर गैस होती है, उसको यूज करते हैं दोस्तों। तो आंसर नंबर बी को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इसके आगे मैं रेफरेंस भी दिया हूं, देखिए यहाँ पर गैस क्रोमेटोग्राफ मेरे नोट्स फर्स्ट क्लास मैनेजर कोल वेंटिलेशन का सेकंड नोट्स है दोस्तों, उसमें मैं ये कट पेस्ट करके डाल के देखा हूं कि ये इस तरीके से एक सिलेंडर होती है जिसमें लाइटर गैस अंदर में भरी होती है, जैसे आपके घरेलू जो सिलेंडर होती है उसमें भरा होता है एलपीजी गैस। तो यहाँ पर इनर्ट गैस जो हीलियम है वो भरा हुआ है, ये जो है कैरी करता है, कैरियर के रूप में ये करता है। जब यहाँ से हम लोग वाल्व को खोलते हैं, सिलेंडर वाल्व को खोलते हैं, तो ये गैस यहाँ से हल्की होने के कारण अपने आप ऊपर उठने लगती है। और ये गैस ट्यूब होता है दोस्तों जो फ्लेक्सिबल होती है, नॉर्मल होती है। यहाँ पर इस गैस ट्यूब की जो लंबाई होती है जितनी मन होती है अपने लोग बढ़ा लेते हैं, लेकिन इसमें फ्लेक्सिबल होने के कारण आराम से ये जो इंजेक्शन देने वाली सिरिंज है दोस्तों, वो सिरिंज है जिसमें हम लोग सैंपल को, जो एयर सैंपल लिए रहते हैं उसमें 2 ml लेकर के इसमें इंसर्ट कर देते हैं। तो जैसे ही ये हीलियम गैस इधर से पार होने लगती है तो जो माइन एयर का जो सैंपल है उसके साथ फ्लो होने लगती है। फ्लो होते हुए यहाँ पर सेंसर है दोस्तों, उसको सेंस करती है जो आने वाली गैसेस है, और इस सेंसर को एलसीडी में जो इकट्ठा जो एलसीडी रहती है उसमें वो दिखाती है कि कितना % में कौन सी गैस अवेलेबल है, और उसकी मेमोरी में भी रिकॉर्ड होती रहती है दोस्तों। यहाँ पर नीचे में मेमोरी रहती है। यहाँ पर लॉ ऑफ डिफ्यूजन 1/e⁻n गैसियस लॉ के अनुसार ये गैसेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। लाइट गैस पहले आएगा जैसा CH4 आएगा, फिर भारी गैस CO2 आएगा। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उस स्पेसिफिक ग्रेविटी के अनुसार जो पहले गैस आती है उसका पहला डिटेक्शन होता है, उसके बाद जो गैस आती है उसके बाद डिटेक्शन होता है। तो यह एक पोर्टेबल टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है दोस्तों, जिसकी सहायता से गैस सैंपल का सरफेस पर या अंडरग्राउंड में इमीडिएट एनालिसिस कर लिया जाता है, तुरंत एनालिसिस कर लिया जाता है। इसमें कंपोनेंट के रूप में इनर्ट गैस सिलेंडर है दोस्तों, कंटेनिंग जनरली हीलियम। यह गैस जैसे ही सिलेंडर वाल्व को ओपन करते हैं तो लॉन्ग ट्यूब से पास होने लगती है। ट्यूब के दूसरे एंड में सेंसर होता है जिसे जो सभी प्रकार के गैसों को सेंस करके उसको डिजिटल मोड में जो एलसीडी है वहां पर दिखाता है और मेमोरी में स्टोर कर देता है दोस्तों। तो ये रही गैस क्रोमेटोग्राफ जिससे जो है हम लोग जो माइन एयर की सैंपल है उसमें डिफरेंट गैसेस होती है उसका परसेंटेज जानने का कोशिश करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। ए टरबाइन पंप इज डिलीवरिंग लेस देन स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ वाटर बिकॉज, यानी कि पढ़ लेते हैं, मतलब समझ लेते हैं दोस्तों कि टरबाइन पंप कम मात्रा में डिलीवरिंग कर रही है वाटर की क्वांटिटी को, यानी कि मात्रा कम मात्रा में बाहर फेंक रही है। वो कारण क्या हो सकता है? वर्न आउट इम्पेलर्स खराब हो गई है, पंप हैज बिकम ओल्ड, पंप ओल्ड हो गई है, लीकेज ज्यादा हो रही है। 1 2 3, तो यहाँ पर डी नंबर 1 2 3 इज द राइट आंसर दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 36 की ओर आते हैं। व्हेनेवर डंपर इज पार्क्ड ऑन ए ग्रेडियंट, ग्रेडियंट में जब डंपर को पार्क करते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिकॉशंस इज मोस्ट इंपोर्टेंट, तो इसमें से कौन सी प्रिकॉशन मोस्ट इंपोर्टेंट के रूप में लेनी है दोस्तों? तो ये नंबर स्टॉप द इंजन, बी नंबर अप्लाइड ए हैंड ब्रेक, सी नंबर चॉक द व्हील, डी नंबर टर्न द स्टीयरिंग ऑफ सेंटर।
और ई नंबर में ऑल। तो यहाँ पर इंजन को भी स्टॉप करना है क्योंकि पार्क कर रहा है डंपर, हैंड ब्रेक को भी अप्लाई करना है और व्हील को भी चेक करना है दोस्तों क्योंकि ग्रेडियंट में पार्क कर रहा है, और स्टीयरिंग को भी ऑफ सेंटर में रखना है दोस्तों। तो इस तरह से ई नंबर ऑल जो है राइट आंसर होगी दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए दोस्तों क्या कहता है, पढ़ते हैं, ठीक है। An overhead line is passing over a haul road. हॉल रोड के ऊपर ओवरहेड लाइन पास हो रही है। What should be the minimum clearance of lowest conductor over हॉल रोड? तो हॉल रोड के ऊपर वो लोवेस्ट कंडक्टर की जो क्लियरेंस है जमीन से वो कितनी होनी चाहिए दोस्तों। ये जो है माइंस जो इलेक्ट्रिसिटी रूल है जिसको CEAR 2010 कहा हुआ है दोस्तों, उसके रेफरेंस में मैं रेगुलेशन जो डाला हूं दोस्तों, ये रेगुलेशन का कट पेस्ट करके यहाँ पर लिख भी दिया हूं। तो ये जो रेगुलेशन है उसके तहत हम लोग पढ़ लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर नोट करके। माइंड में किसी भी जगह जहां डंपर या अन्य ट्रैकलेस वाहन चलते हैं वहां या क्रॉस करते हैं वहां सबसे निचले कंडक्टर की जमीन से ऊंचाई 12 मीटर से कम नहीं होगी। तो ये 12 मीटर दिया हुआ है दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग जो है एटलीस्ट 8 मीटर, एटलीस्ट 10 मीटर, एटलीस्ट 12 मीटर, एटलीस्ट 15 मीटर, एटलीस्ट 5 मीटर। तो यहाँ सी नंबर इज द राइट दोस्तों। सी नंबर को आंसर लगाते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है, व्हाइल ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिक सप्लाई थ्रू overhead line in open cast mine, earthing of apparatus in the mine is carried to surface substation। ये प्रश्न जो है दोस्तों पिछले प्रश्न में भी जो है अपलोड हो चुकी है, ये प्रश्न रिपीटेड है, इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट आंसर लिखते हुए, रनिंग कंडक्टर्स अर्थ वायर अलोंग द ओवरहेड लाइन, रेगुलेशन 72 जो कि CEAR 2010 का पॉइंट है दोस्तों। तो ये जो ओवरहेड लाइन होती है उसका अर्थिंग कंडक्टर जो होता है वो पूरे लॉन्ग में जो है फैली हुई रहती है और उसी से हम लोग अर्थिंग करने का काम करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अर्थिंग वाला जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ये जो है 39 नंबर दोस्तों देखिए क्या कहता है, पढ़ें दोस्तों। ये बोर्ड ऑफ 3 मीटर हाइट, बोर्ड यानी कि फेस दोस्तों 3 मीटर हाइट का है, 3 मीटर 3.5 मीटर चौड़ाई का है, इज बीइंग डेवलप्ड इन अंडरग्राउंड कोल माइन, अंडरग्राउंड कोल माइन में डेवलप किया जा रहा है। 15 नंबर और 1.8 मीटर लंबाई का 38 mm डायमीटर का ब्लास्ट होल बनाया जा रहा है। एवरेज चार्ज ऑफ 350 ग्राम पर होल यूज किया जा रहा है पर ब्लास्टिंग में, एक होल में 350 ग्राम डाल रहे हैं दोस्तों। द एवरेज पूल जो है 1.5 मीटर है। इफ द इंस्टीट्यूट डेंसिटी ऑफ कोल इज 1.6 टन पर क्यूबिक मीटर है तो पाउडर फैक्टर इज नियरली इक्वल टू। पाउडर फैक्टर और डिटोनेटर फैक्टर आपको बहुत जरूरी है दोस्तों कि निकालने आना चाहिए। पाउडर फैक्टर और डिटोनेटर फैक्टर, पाउडर फैक्टर क्या होती है ये आपको निकालना होना चाहिए, चाहे ओपन कास्ट खदान के दोस्त हों या फिर अंडरग्राउंड माइंस के दोस्त हों दोस्तों। यहाँ पर आपको पाउडर फैक्टर और डिटोनेटर फैक्टर समझना होगा दोस्तों कि कैसे निकाली जाती है। बहुत ही सिंपल फार्मूला है जिसके तहत आप जो पाउडर फैक्टर और डिटोनेटर फैक्टर निकालते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं किस पर, पाउडर फैक्टर पर। पाउडर तो ये पाउडर फैक्टर की फॉर्मूला याद रखिए दोस्तों, क्या होती है, न्यूमरेटर में ये जो है आपको अंश और हर में दो फॉर्मूले दिए हैं। इसमें प्रोडक्शन इन टन पर ब्लास्ट, एक ब्लास्ट में कितना टन प्रोडक्शन हो रहा है वो लिखना है। दूसरा में एक्सप्लोसिव यूज्ड, EXP डॉट मतलब एक्सप्लोसिव यूज्ड इन केजी सेम ब्लास्ट, सेम ब्लास्ट यानी कि ऊपर वाला ब्लास्ट में इन लगा देना है यहाँ पे, इन सेम ब्लास्ट।